की शख्सियत के साथ हमारा साक्षात्कार का जो अवसर प्राप्त हुआ, जो अनुमति उन्होंने दी, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और देखते हैं कि उनकी रचना प्रक्रिया, उनके सृजन के बारे में, उनकी पत्रकारिता के बारे में हम क्या क्या खुलासा करवा पाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्कार। आपसे समय मिला और हम अनुग्रहित हुए। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि आपसे बातचीत हो, लेकिन ये साक्षात्कार के माध्यम से काफी रुचिकर और उपयोगी बातचीत होगी, ऐसा मेरा सोचना है। आपके साथ हम दो क्षेत्रों में अलग अलग बातें करेंगे। पहले साहित्य के क्षेत्र में आपके सारे चीजों का खुलासा आपसे करवाएंगे और फिर पत्रकारिता के बारे में भी थोड़ा बहुत समझेंगे। जी। तो हम शुरुआत तो यहीं से चाहेंगे कि कैसे साहित्य के लेखन में या सृजन में आप कैसे जुड़ पाए, कैसे आपके ये प्रेरणा मिली और किससे प्रेरणा मिली? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये मैं खुद अपने अतीत को जब याद करता हूँ तो रोमांचित होता हूँ संजीव जी कि मैंने अपने किशोरावस्था में साहित्य की दुनिया में पहला कदम रखा था। जी सर। और पहला कदम मैंने एक बाल कविता नींद से जागो प्यारे बच्चों के साथ रखा था। और ये बता दूं आपको कि जब ये कविता मैंने लिखी उसके पहले मैं कविता का भी नहीं जानता था कि ये कविता होती क्या है। हमारे गुरुदेव ने, जब मैं हाई स्कूल में था तब उन्होंने कहा कि शालेय पत्रिका वन्यजा के लिए बच्चों, स्मारिका वन्यजा के लिए तुम लोग को कुछ लिखना है। तो सब लोग कहीं न कहीं से बच्चे हमारे कहीं से कविता चुरा करके या उठा करके, चुराना कहना उस समय ठीक नहीं है, बाल मन में तो लगा कि कविता देनी चाहिए, तो कहीं से कविता उठा करके, कहीं से किसी व्यंग को उठा करके दे रहे थे। सब दे रहे थे। मुझसे भी कहा कि यार तुम भी अगर कविता नहीं लिखते तो कहीं से कोई किसी की कवि की कविता उठा लो और दे दो। तो मुझे लगा कि ये काम ठीक नहीं है। अगर मैं खुद का सृजन नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं देना चाहिए। तो उस समय हमारे गुरुदेव हुआ करते थे जितेंद्र कुमार झा, तो संयोग से वे अभी भी हैं, 80 साल के हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझको प्रेरित किया कि तुम कुछ दो। मैंने कहा गुरुदेव कुछ सूझ नहीं रहा सर कि मैं क्या लिखूं। नहीं, बोले सूझेगा जरूर, तुम ऐसा करो कुछ अच्छे कवियों की रचनाएं पढ़ना शुरू कर, ध्यान से उनको पढ़ो तो तुम्हारे मन में कुछ विचार उमड़ेंगे। तो उनके कहने पर उस समय मैंने दिनकर की कुछ कविताएं, निराला की कुछ कविताएं पढ़नी शुरू की। और एक दिन अचानक मेरे मन में लगा कि कुछ सूझ रहा है, लिखा जाए। तो मैंने लिखा जाए। तब मैंने एक कविता लिखी, नींद से जागो प्यारे बच्चों, सवेरा सुहाना मौसम लाया, खेल कूद के दिन बीते अब पढ़ने का है मौसम आया। तो पूरी एक कविता बनती गई और फिर मैंने दूसरे दिन झा सर को ला करके वो कविता दी। तो वो बड़ा बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि कविता तो अच्छी लग रही है, तुमने ही लिखी है। मैंने कहा जी मैंने ही लिखी है, कल ही लिखी। तो वो बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब इस तरह से तुम लिखना शुरू करो। और जब मैंने अपने पिता को बताया कि ये कविता मैंने लिखी है तो पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। फिर एक कॉपी ला करके उन्होंने दी कि तुम जो भी लिखो इसमें दर्ज लिखते रहा करो। तो वो संजीव जी यात्रा थी लगातार। फिर वो बाल कविता लिखी, उसके बाद कुछ और कविताएं लिखने लगी, भावनाएं उमड़ने लगी। तो इस तरह से कविता की यात्रा शुरू हुई। बहुत सुंदर। तो यही पहली प्रकाशित रचना थी आपकी? हाँ, पहली प्रकाशित रचना तो शालेय पत्रिका में ये थी, लेकिन दूसरी कविता नवभारत टाइम्स दिल्ली में छपी। वो व्यंग कविता थी, आया फिर गणतंत्र दिवस, आया फिर गणतंत्र दिवस, भाषणबाजी नारेबाजी फिर हो गया जस का तस। ये कविता नवभारत टाइम्स से 1974 में छपी। अरे वाह। ये दूसरी प्रकाशित कविता नवभारत टाइम्स में थी, पहली मतलब शालेय पत्रिका में थी। जी, आपकी बातों से ये अनुमान लगाना आसान हो गया है कि आपकी साहित्य लेखन या साहित्य सृजन का कार्य गीत या कविता से शुरू हुआ। हाँ जी हाँ। और आपकी प्रकाशित रचना भी कविता ही थी।
हाँ जी हाँ। फिर किस तरीके से आप साहित्य की और अन्य विधाओं में प्रवेश पाए या कदम रखा? हाँ, ये भी एक अच्छी बात है कि उस समय जब मैं कविता की दुनिया में मैं आया, तो उसके बाद पिताजी ने मेरी रुचि देख करके खादी भंडार चलाते थे, तो वहाँ नवाल टाइम्स, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं आने लगी और मैं देश भर के पत्रिकाओं से भी धीरे धीरे जुड़ने लगा। वो भी मेरे पास पिताजी ने कहा कि तुम और भी पत्रिकाएं, तो दूसरी पत्रिकाएं भी मेरे पास आने लगी। उन सब का मैंने वाचन शुरू किया, तो मेरे अंदर गद्य लेखक भी सक्रिय हुआ। उस समय धर्मयुग, दिनमान, सारिका में मैं फिर उनकी जो रचनाएं छपती थी उसमें पाठ की प्रतिक्रियाएं मेरी लंबी लंबी, और अच्छी बात है कि वो छपने लगी। उस तो ये, और उसमें पूरे पते भी दिया करते थे। धर्मयुग में, सारिका में, दिनमान में लगभग लेखक का पूरा पता छपता था। तो पूरा पता छपने के कारण ये हुआ कि मेरे पास लघु पत्रिकाएं भी आने लगी। विभिन्न पत्रिकाएं जो लेखन की ओर भी रुझान किया, और आप सब लोग की शुभकामना से धीरे धीरे नवाल टाइम्स में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, कादम्बरी में मेरी व्यंग्य रचनाएं प्रकाशित होने लगी। तो इस तरह से गद्य के साथ, पद्य के साथ गद्य की ओर भी मेरा बढ़ना शुरू हो गया। तो उस जो कदम बढ़े वो व्यंग्य की तरफ ज्यादा बढ़े पहले? हाँ, व्यंग्य की ओर बढ़े, और वर्षों तक व्यंग्य की ओर ही मेरे कदम रहे। जब शरद जोशी से मेरी मुलाकातें होती थी रायपुर में, तब उन्होंने मुझे टिप्स दिया कि तुम अभी जो लिख रहे हो वो व्यंग्य में गद्य है, तो वो लेकिन लेख की तरह आ रहा है, इसको रोचक बनाने के लिए इसको कथा शैली में लिखो। तो फिर मैंने व्यंग्य को कथा शैली में लिखना शुरू किया। तो उसका सुपरिणाम ये हुआ कि कहानी की ओर भी मेरा रुझान हुआ जी। तो पिछले कुछ सालों से मैंने व्यंग्य के साथ साथ कहानी लेखन की ओर भी मेरा झुकाव हुआ, और आप देख रहे हैं कि आपने भी छापी हैं। आपने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं। जी जी, कई तमाम बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में फिर कहानियां छपी। तो ये सब सिलसिला अभी तक चल रहा है। तो मैं इस बात से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि काम आपने बहुत सारी विधाओं में किया, लेकिन व्यंग्य आपका जो है सबसे फेवरेट विधा। हाँ, केंद्रीय विधा कह सकते हैं, फेवरेट विधा व्यंग्य ही रही। और उसके बाद दूसरी विधा के रूप में अगर मैं कहूँ तो गीत और गजल को मैं रखता हूँ, कि व्यंग्य के साथ मुझे लगा कि कुछ चीजों को और स्पष्ट करने के लिए फिर मैंने गजल का भी सहारा लिया और गीतों का भी सहारा लिया। तो दोनों विधाओं में आप चलते रहे? जी जी, समान रूप से उसमें मैं आवाजाही करता रहा, और आप लोग के आशीर्वाद से ये रहा, शुभकामना से, कि अच्छा प्रतिसाद मिला और लोगों ने उन्हें सराहा भी। तो अच्छा लगा कि हमने जो लिखा वो अकारथ नहीं रहा, निरर्थक नहीं रहा। जी। तो इस तरह से तो आपका रचना संसार बड़ा व्यापक हो गया। हाँ, ये धीरे धीरे, जैसे कहा जाता है ना, कवि ने कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो वही सिल पर निशान पढ़ते गए, और लिखते लिखते आप लोग की शुभकामना से कुछ न कुछ काम होता गया है। ये आपकी कृतियों का उल्लेख हम हमारे पास लिस्ट है, उससे कर लेंगे। अच्छा अच्छा। अब प्रश्न अगला ये आता है कि विषय वस्तु का चयन कैसे करते हैं आप? विषय वस्तु का जो चयन है वो घटनाओं के अनुसार भी कई बार हो जाता है, कि देश में जो चीजें घटती में जो कुछ भी विसंगतियां घटती हैं, उसे देख करके विषय संजीव जी अपने आप खुद चले आते हैं। अच्छा। कि कहीं पता लगा कोई दहेज से कोई बहू जल के मर रही है, किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, या पता चला कि किसी बूढ़े को, बुजुर्ग व्यक्ति को वृद्धाश्रम में भेज दिया गया है। तो ये तमाम तरह की जो घटनाएं समाज में घटित होती हैं, तो मेरी रचनाएं दरअसल घटनाओं का साहित्यिक प्रस्तुतिकरण एक तरह से होता है। हालांकि लगभग सभी लोग ये करते होंगे,
लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहता है, जो हमारे कंटेम्परेरी घटनाएं हैं जो हो रही हैं, उस पर लेकर के मैं अपनी वैचारिक उसको टिप्पणी नहीं कहूंगा, वैचारिक अब मेरी जो अनुभूति होती है उसका प्रकटीकरण करता हूं। जी, अभी आपने एक प्रश्न बताया, दहेज से जो पीड़ित होती हैं स्त्रियां या उनके साथ जो अत्याचार होता है, तो क्या कभी आपने दूसरे पक्ष की तरफ भी ऐसे विषयों पर देखा? हाँ, ये है कि पहले तो नहीं देखा था, लेकिन अब पिछले एक दशक से इन स्थितियों को भी मैं देख रहा हूं। तो हालांकि उस पर मुझे कहानी लिखनी पड़ेगी, उसमें कविता में इस बड़े विषय को समेटा नहीं जा सकता। तो जो दूसरा पक्ष है उस पर भी अब मैं धीरे धीरे ध्यान केंद्रित कर रहा हूं जी। वो जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि ज्यादातर मामले, आप तो खुद विधिवेत्ता भी रहे हैं, आपको पता है कि स्त्री के पक्ष में बहुत सारे जो कानून बने, जो स्त्रियों का हो रहा है, हाँ, उसका जो दुरुपयोग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक लेखक के नाते मुझे उस पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए और लिखना चाहिए। आपको एक छोटी सी घटना बताने का आपसे अनुमति ले रहा हूँ। जी जी। हम स्त्रियों के साथ होने वाली यौनाचार और बलात्कार की घटनाएं सुनते हैं और वो मेरे हिसाब से हेय है, वर्जनीय है जी। एक पर्टिकुलर केस में एक व्यापारी था चांदनी चौक का, उस व्यापारी की एक पुलिस वाले के साथ थोड़ी सी खींचतान हो गई, लाग डांट हो गई। पुलिस वाले ने उनसे ये कहा कि बेटा ऐसा सबक चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। जी। तो क्या है कि उनको डायबिटीज था सेठ जी को, तो वो अपना सैंपल ब्लड का भेजते थे फास्टिंग और पीपी चेक करने के लिए। उसने इसका पता किया, या उसको पता था या पता हो गया, और उन्होंने क्या किया, उस सैंपल में से ब्लड ले लिया। अच्छा। और अंडरगारमेंट्स पे वो ब्लड लगा दिया। ओहो। और उसकी रिपोर्ट में वो डीएनए तो मिलना ही मिलना था क्योंकि ब्लड उसी का था। जी जी जी। तो जब ऐसा हुआ तो जो सेठ जी थे बेचारे अंदर हो गए बिना किसी जमानत के। जी जी। उन्होंने उसके ऊपर रेप का किस्सा क्या बनाया, जीबी रोड से एक वेश्या को पकड़ा, दोनों को कोरिलेट कर दिया और बलात्कार का केस बना दिया। बेचारे चले गए, 6 महीने अंदर रहे। लेकिन सच्चाई थी और उनके साथ के लोग जो है ना उनके लिए अच्छी ढंग से लड़े, तो करीबन 10 महीने बाद उनकी जमानत हो सके। जी। तो इस तरीके के केस जो है इनको भी मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं जगह देनी चाहिए लेखन कार्य में। मैंने देना चाहिए कि तभी साहित्य में एक समन्वय की जो बात है वो स्थापित होगी। एक तरफा लेखन नहीं चलेगा। समाज में जो स्थितियां बन रही है, जो मानसिकता हम देख रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि ऐसी मानसिकता, गर्हित मानसिकता पर भी हस्तक्षेप होना चाहिए, और वो रचना के माध्यम से हो सकता है। जी। तो ये बहरहाल तय है कि गिरीश जी के जो रचनाएं हैं, लेखन कार्य है, उसमें वास्तविकता का पुट ज्यादा है, घटनाएं और विषय वस्तु वास्तविकता के काफी नजदीक हैं। नहीं, ये तो बहुत सही आपने कहा, और मैं वे मान के चलता हूँ कि वास्तविक घटनाओं, मेरी जो भी रचना हो, कहानी हो या उपन्यास हो, वो काल्पनिक नहीं लगना चाहिए। रचना की सार्थकता तब है जब वो काल्पनिक न लगे। जी। अगर हम कोई कहानी लिख रहे हैं तो लगे कि इसके जीवन में घटित घटना है, वो काल्पनिक नहीं है। तो मुझे खुशी है कि मेरी कई कहानियों पे लोगों ने कहा कि ये तो सही घटना लग रही है। तो उनकी ये टिप्पणी ही मुझे लगता है कि रचना की सार्थकता है, कि रचना आपकी काल्पनिक लगे, यथार्थ लगे, तब वो सार्थक लेखन। तो पात्रों का जो चयन करते हैं आप रचना में, वो भी वास्तविकता के धरातल से उठ के आते हैं या उनमें कहीं आप पेंटिंग भी करते हैं? जी जी, बहुत सही कहा आपने। जो पात्र होते हैं वो हमारे समाज के आसपास ही होते हैं, लेकिन चूंकि हम साहित्य रच रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन पात्रों में काल्पनिक ताना बाना बुन करके नाम भी काल्पनिक है, चरित्र भी काल्पनिक है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है वो यथार्थवादी है। ये मैं ध्यान रखता हूँ कि कल्पना और यथार्थ का सम्मिश्रण
मेरी रचना में हो, ताकि उसकी प्रभावता और उसकी यथार्थवादिता बनी रहे। ठीक बात है। तो सामाजिक परिवेश से यूं कह सकते हैं कि आपकी रचनाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं। जी हाँ, जी हाँ, सामाजिक परिवेश से ही ज्यादा प्रभावित है, उसमें काल्पनिकता कम है। जी। आपके लेखन में, भाषा में, शैली में किन चीजों का प्रभाव आपको लगता है कि पड़ा, या किस साहित्यकार या रचनाकार के लेखन कार्य से आप प्रभावित हुए? मुझे प्रभाव तो निस्संदेह पड़ता है। अगर मैं कुछ लेखकों का नाम लूं तो मुझे लगता है कि मेरी रचना में उनकी सोच का प्रभाव जरूर पड़ा है। हालांकि शैली किसी की नहीं है, लेकिन प्रभाव, जैसे मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ा, और 4-5 नाम मुझे जिनको मैं आज बोल सकता हूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, निराला, दुष्यंत, अदम गोडवी, शरद जोशी और हरिशंकर परसाई, इन सब की रचनाओं का से प्रभावित होकर के मैंने, कह सकते हैं कि जो मैं लिखता हूं, कहीं न कहीं उनकी शैली तो नहीं कहूंगा, उनकी परंपरा का प्रदेय मुझे लगता है कि देना चाहिए। उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम मैंने किया है। किसी लेखक की किसी शैली को मैंने अडॉप्ट नहीं किया। जब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ता हूं तो उन्हें अपने समय में, आज से 150-125 साल, ये मतलब हाँ, लगभग 125 साल पहले, जब वो अपने समय पर हस्तक्षेप करते हुए व्यंग लिख रहे थे, फिर उसके बाद प्रेमचंद 20वीं शताब्दी में जब उभरे, तब तो उन्होंने सामाजिक विसंगतियों पर कहानियां लिखी। और आजादी के बाद हरिशंकर परसाई और शरद जोशी ने व्यंग लिखते हुए परिवर्तित भारत की विसंगतियों पर प्रहार किया, और दुष्यंत ने गजलों के माध्यम से गजल को नया नया लिबास पहनाने की कोशिश की। तो इन सब चीजों को लगा कि मुझे भी इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, और कहीं न कहीं मेरे लेखन में उन सब रचनाकारों की धार शामिल मैं अपने आप पाता हूं कि उन्हीं की परंपरा को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ पर एक प्रश्न हमेशा मेरे दिमाग में आता है जी, कि हम रचनाओं को और रचनाकारों को कालजयी बना लेते हैं, और ये नहीं सोचते कि साठोत्तरी जो भारत था या जो आज है भारत, उसमें जो डायनामिक्स का चेंज हुआ है, उस डायनामिक के चेंज में कोई नई शख्सियत को उभर के आना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, और लेखन की वो परंपरा जो है ना, उसमें सुधार या विकास होना चाहिए। आप कैसा समझते हैं कि परसाई की बात करते करते हम कब तक चलेंगे उन्हीं के पद चिन्हों पर? मैंने सही कहा कि परिवर्तन जो आपने कहा साठोत्तरी, देखिए जब निराला जी ने छंद के बंध तोड़े और उन्होंने जूही की कली नामक कविता लिखी, तो दरअसल कविता का एक नया नवाचार हुआ। उसके माध्यम से कविता ने एक नया आयाम लिया। वो छंद के बंध टूटे और मुक्त छंद की कविता वहां से शुरू। लेकिन साठोत्तरी पीढ़ी ने क्या किया कि प्रगतिशीलता के नाम पर, प्रयोग के नाम पर, फिर उन्होंने छंद के बंध को खत्म ही कर दिया। हाँ, तो वो उसके कारण क्या है, उस प्रयोग धर्मिता के कारण आज ये हालत है कि कविता से लोगों की अरुचि हो गई है। और आपने दूसरी बात जो कही कि हरिशंकर परसाई की का नाम व्यंग में लिया जाता है, निसंदेह वो हमारे प्रस्थान बिंदु तो मैं नहीं कहूंगा, प्रस्थान बिंदु तो कबीर है व्यंग के, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। वो तो बीच के पड़ाव में हरिशंकर परसाई ने भी उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन हरिशंकर परसाई ने गद्य व्यंग लिख करके दरअसल एक मानक तैयार कर दिया। व्यंग को, जो खुद वो कहते हैं कि व्यंग को कोई शूद्र से उन्होंने क्षत्रिय बना दिया। हालांकि इस विशेषण से भी मैं सहमत नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं इसमें जातिवाद की गंध आती है, और ये बड़ा पॉपुलर कथन है। मैं इसका हमेशा खंडन करता रहा हूं कि व्यंग न शूद्र है न क्षत्रिय है, व्यंग सिर्फ व्यंग है जो विसंगतियों पर प्रहार करता है। तो हमें परसाई को, शरद जोशी को और तमाम लोगों को याद तो करना है, लेकिन ये कोशिश करनी है कि हमें उनके आगे का व्यंग लिखना। आगे का व्यंग तब
हो पाएगा जब हमारी दृष्टि आगे जाएगी। हमें हमारे समय में जो कुछ घट रहा है, हमें उसका नीरशिर विवेचन करना होगा और उनकी छाप से मुक्त होकर के लिखना होगा। ठीक बात है। यही मैं सोचता हूँ कि पिछले 40-50 सालों में सामाजिक परिस्थिति, रहन सहन की शैली, जरूरियातें, सामाजिक परिवेश, पर्यावरण, राजनीतिक और अन्य व्यवस्थाएं, उसके लिए मैंने शब्द का प्रयोग किया पेस्ट, PEST, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, उन सारे चीजों के परिप्रेक्ष्य में नया परसाई क्यों नहीं उभर के आना चाहिए? क्या बात है। नया शरद जोशी क्यों नहीं आना चाहिए? वो हम 7 साल से लकीर पीटते रहेंगे और हमेशा उन्हीं की बातें करते रहेंगे। नहीं, सही बात है। ये तो हमारी आलोचना का भी एक दुराग्रह है कि वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये 2-3 नामों से आगे नहीं बढ़ पा रहा। दरअसल एक पूरी लॉबी, संजीव जी, मुझे कहने में संकोच नहीं है आज की बैठक में, कि एक लॉबी आलोचना में ऐसी विकसित हुई जिनके अपने अपने परसाई और शरद जोशी रहे। ये एक विचारधाराओं से प्रतिबद्ध जब लेखन होता रहा, तो उस विचारधारा से प्रतिबद्ध हमारी आलोचना ने इन सब को इतना महिमा मंडित किया कि उसके बाद कोई दूसरा रचनाकार उसके सामने उभर के नहीं आ सका। जबकि ऐसा नहीं है, उस परंपरा से भी आगे बढ़ करके लोगों ने लिखा है और अच्छा लिखा है। लेकिन बाकी बहुत सारे लेखक उस विचारधारा से अनुप्राणित नहीं थे, उस विचारधारा के खूंटे से नहीं बंधे थे। कोई प्रगतिशील लेखक संघ से बंधा हुआ था, कोई जनवादी लेखक संघ से बंधा हुआ था। तो ये जो विचारधारा थी, उसके कारण कुछ नाम इतने तेजी के साथ उभरे और इतने उभरे कि आज तक उससे मुक्त हमारा व्यंग साहित्य या साहित्य भी नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली इस जगह पर मुझे एक छोटी सी घटना याद आ जाती है, जो आप भी जानते हैं, कि जब प्रथम पूज्य का सिलेक्शन होना था, जी हाँ, तो कार्तिकेय और गणेश जी 2 लोग थे। जी जी। ये हुआ जो दुनिया का चक्कर लगा के पहले आ जाएगा, उसी की प्रथम पूजा होगी जी। तो कार्तिकेय जी तो अपना मोर पे उड़ लिए कि हम तो अभी आते फटाफट। हाँ। चूहे के ऊपर बैठ करके गणेश जी को तो जाने का होता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, शंकर पार्वती के चक्कर लगा लिए। बोले मेरा ये संसार है, पिता और माता से बढ़ करके कोई संसार होता नहीं, और प्रथम पूज्य बन गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शुरुआत से, वैदिक काल से या पूर्व वैदिक काल से या परावैदिक काल से, जहां से भी समझे, परिक्रमा पराक्रम को हमेशा हराती रही। क्या बात है, बहुत सही बात है आपकी। इस बात से मैंने एक व्यंग्य भी मैंने लिखा है, परिक्रमा बनाम पराक्रम। तो कुछ लोग तो जीवन भर पराक्रम करते रह जाते हैं और वो बेचारे वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक परिक्रमा करने वाला तेजी के साथ पहुंच जाता है। तो साहित्य में भी ये परिक्रमावाद बहुत तेजी के साथ चल रहा है। उसके कारण है, मैं एक बात कहता हूं कि जिसका जो मूल्य है उसको उतना मिलना चाहिए। अगर कोई 10 रुपए की चीज है तो आपको उसको 10 रुपए या 12 रुपए तक आप बेच दीजिए, चलेगा। लेकिन आप उसको 100 रुपए में बेचेंगे तो वह बाजार के साथ भी अन्याय होगा, बेईमानी होगी। साहित्य में ये बेईमानी खूब चल रही है कि 2 दर्जे के लेखक को भी आपने इतना श्रेष्ठ बता दिया, और आलोचना ने इसका इतना अधिक मूल्य, पूर्वाग्रही आलोचना ने या प्रायोजित शब्द ज्यादा ठीक लग रहा है आपका, प्रायोजित आलोचना ने उसको इतना अधिक महत्व दे दिया कि जो नया लेखक आता है उसके सामने लगता है कि यार ये जो नाम है यही साहित्य के केंद्र में महत्वपूर्ण है, तो उनको ज्यादा तवज्जो देता है। और उससे बेहतर जो लिख रहे हैं वो बेचारे चूंकि परिक्रमा वाले नहीं है, वो पराक्रम वाले हैं, तो पराक्रमी लेखक एक तरफ हो जाता है और परिक्रमावादी लेखक चर्चा के केंद्र में आ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर दशक में कम से कम एक शख्सियत तो उभर के आनी चाहिए हर विधा में। जी जी जी। लेकिन क्या है, हम 60 साल पहले की शख्सियतों को पकड़े हुए हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इसके पीछे हमारे अधिकांश लेखकों की एक स्वार्थपरता है। बहुत सही कहा, बहुत सही। स्वार्थपरता ये कि हरिशंकर परसाई पे तो बहुत कुछ लिखा गया है, 2 लाइनें उधर से 2 लाइनें उधर से उठाई और एक नया गढ़ दिया हरिशंकर परसाई का शिल्प। बहुत दिया शैली, किसी ने लिख दिया भाव विषय, किसी ने लिख दिया पात्र संरचना। तो सब कुछ लिखा है, उसी को दोबारा बार बार लिखा जा रहा है, बार बार लिखा जा रहा है। अब हरिशंकर परसाई का जो रचना संसार है
वो इतना विशद नहीं है कि उसको इतनी ज्यादा तरीके से उछाला जाए। और बहुत सही आपने यहाँ मैं कहना चाहूंगा, उसमें कोई कहने में संकोच नहीं है कि आप देखिए परसाई जी बड़े महान है, सब ठीक है, लेकिन उनकी जो जिस कृति को विकलांग श्रद्धा के का दौर को साहित्य अकादमी मिला, उसमें बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो अगर आज के बच्चों को हम पढ़ने दें तो वो उनको समझ में नहीं आएगा कि एक रचनाकार व्यंग्यकार कहना क्या चाहता है। तो ऐसी रचनाएं भी हमारे पूर्वजों ने की हैं जो समय के साथ बासी पड़ती गई। मुझे लगता है कि सच्चा साहित्य वही है जो समय के प्रवाह के बावजूद टिका रहे। जो टिका रहेगा वही बड़ा साहित्य है। जो समय के साथ बहाव के साथ चला जाएगा वह साहित्य नहीं है, वो तत्कालिक फौरी टिप्पणी हो सकती है। टिप्पणी भी बहुत जरूरी है, तात्कालिक टिप्पणी है, वो पत्रकारिता का काम है। तात्कालिक टिप्पणी वो साहित्य का काम नहीं। साहित्य लंबी रेस का घोड़ा है। साहित्य जो भी लिखा जाता है, आज हम कबीर की रचनाओं को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तमाम लोगों को, रहीम को, रसखान को, निराला को कोट करते हैं क्योंकि उनकी रचनाएं आज भी बासी नहीं पड़ी। आज भी हम समाज को देखते हैं तो लगता है ऐसे चरित्र हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन हमारे कुछ व्यंग्यकारों ने ऐसी रचनाएं की जो समय के साथ चली गई, क्योंकि इसलिए उनका विचारधारा का दबाव था। इस बात को कई बार प्रेम जन्मेजय जी ने भी बहुत बेबाकी के साथ कहा है कि आज भी अगर कुछ रचना व्यंग्यकारों की रचनाओं को अगर हम नए बच्चों को पढ़ने दें तो वो समझ नहीं पाएंगे कि संदर्भ क्या है। व्यक्तियों के नाम लेकर के व्यंग्य लिखे गए तो वो व्यक्ति आज है नहीं। हम गूगल में भी सर्च करेंगे तो बहुत मुश्किल से एक दो बार उनका कहीं जिक्र आएगा। उन पर केंद्रित व्यंग्य रचनाएं हैं। तो ऐसी रचनाएं मुझे लगता है कि साहित्य के साथ भी बेइंसाफी है, ये मेरा कहना है। एक्चुअली सर मेरा थोड़ा सप्लीमेंट करना चाहूंगा। मेरा अपना सोच ये है, या जो मेरी अपनी रीडिंग ये है कि व्यंग के जो विषय नए लोग भी उठा रहे हैं उनमें 80-90% तो बासी हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मुश्किल से 10% लेखक ऐसे हैं जो नई चीजों को लेकर के आ रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, 60 साल पहले की जो सामाजिक परिवेश थी, समस्याएं थी, वो आज नहीं है। आज तो दूसरे प्रकार की समस्याएं हैं। जी। आज प्रशासन की व्यवस्था या हमारे जो तीनों स्तंभ हैं उनकी या चारों स्तंभ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका। जी जी। अवस्था तो यहाँ तक आ गई कि 1950 में लिखे गए संविधान के तरफ रिविजिट करना चाहिए। तो हम जब देख रहे हैं कि ये सुधार, रिफॉर्म और नई नई शख्सियतें, नई नई स्टाइलें, शैलियां वगैरह निकल रही हैं, तो हमें कुछ नया करना चाहिए। सवाल ये लगता है कि शायद बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये सोच करके सब पीछे हट जाते हैं। और हरिशंकर परसाई और शरद जोशी भी, यज्ञ शर्मा को भी उतने स्थान दे दो, भारतेंदु को भी इतना स्थान दे दो। जी 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 जी। तो बहुत नहीं, आपने बहुत सही कहा कि जो व्यंग्य में बहुत सारे विषयों का दोहराव हो रहा है, लेकिन देखिए जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं वो तो युग सापेक्ष होती हैं। हर समय में मनुष्य में बुराई रहेगी, निंदा की भावना रहेगी, लूट की भावना उसमें बनी रहेगी, ईर्ष्या द्वेष की भावना बनी रहेगी। ये सारे विषय तो कालजयी विषय है क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति से जुड़ा है। हम जितने भी हाईटेक हो जाए, मनुष्य की जो बुनियादी फितरत है वो रहेगी। तो मुझे लगता है कि जो मनुष्य की फितरत है उसको लेकर के नए शिल्प के साथ, नए मुहावरों के साथ लिखना चाहिए ताकि वो रचना ताजा दिखाई दे। और हरिशंकर परसाई की भाषा में आप या शरद जोशी की भाषा में उन चीजों को दोहराएंगे तो लगेगा कि रचना बासी है, लेकिन आपको नए औजार, नई भाषिक संरचना के साथ जब आप नए विमर्श करेंगे तो उसमें थोड़ा ताजगी का एहसास होगा। और व्यंग विधा के बारे में अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि इसे एक स्वतंत्र विधा माना भी जाना चाहिए या नहीं? नहीं, ये सही कहा। उत्पत्ति कहाँ से उसकी आप सोचते हैं? देखिए, व्यंग के बारे में जो परसाई जी ने जो बात की कि ये शैली है, वो बहुत हद तक उसकी उनके बात में दम है, लेकिन इस दरअसल विधा इसलिए है कि जब हम अद्योपांत व्यंग, किसी भी ये शैली है किसी भी रचना में आ सकती है, गजल में आ सकती है, कहानी में भी व्यंग शैली में कहानी लिखी जा सकती है, लेकिन जब अद्योपांत हम उस रचना की बनावट
व्यंग के जरिए करने की कोशिश करते हैं तब वो विधा बन जाती है। जी कहानी में बारीक एक दो संवाद आ गए व्यंग के तो वो व्यंग रचना नहीं होगी, वो कहानी ही रहेगी। लेकिन जब व्यंग जो जिसे हम कहते हैं वो पहली पंक्ति से लेकर अंतिम तक देख, उसका जो बुनावट है, उसका जो ताना बाना है व्यंग्यात्मक है, उसमें विट है उसमें हल्का सा ह्यूमर है उसमें तंज है, तब अपने आप बरबस लोग कह उठते हैं उसको पढ़ के, यार ये तो व्यंग है। अगर पाठक के मुंह से रचना को पढ़ने के बाद ये निकल जाए कि ये तो बहुत जबरदस्त व्यंग है, तो वो एक व्यंग रचना कहलाएगी और तब वो विधा बनेगी। अगर हम एक कहानी पढ़ करके कहें यार बहुत अच्छी कहानी है, इसका मतलब वो व्यंग नहीं है। अगर पूरी रचना को पढ़ करके पाठक के मुंह से निकल जाए कि वाह क्या व्यंग लिखा है, तो दरअसल इसीलिए व्यंग की विधा हो गई है, विधा का दर्जा उसे मिला कि एक ऐसी इस तरह की रचनाएं आ रही हैं जो अद्योपांत व्यंग की भाषा का, व्यंग के शिल्प का निर्वाह कर रही है, इसलिए वो विधा है। इसलिए व्यंग जो है एक साथ शैली भी है और विधा भी है। आपके विचार से ये जो एक स्कूल ये मानता है कि व्यंग जो है वो सटायर से प्रभावित होकर के उत्पन्न हुआ या लिखा जाने लगा, तो आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि ये बात सही नहीं है। मतलब स्पष्ट समझा नहीं। नहीं, तो सटायर, हाँ, सटायर यानी कहते हैं कि अंग्रेजी से के ह्यूमर और सटायर से हिंदी के व्यंग की उत्पत्ति हुई। नहीं, ये तो गलत बात है। व्यंग की उत्पत्ति अंग्रेजी के सटायर से नहीं हुई, व्यंग की उत्पत्ति उसकी अपनी परंपरा से हुई है। आप देखिए हमारे पुराणों में भी व्यंग रहा है, तुलसीदास की रचनाओं में व्यंग रहा है, कबीर की रचनाओं में व्यंग रहा है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, अपने आप में एक व्यंग है। तो व्यंग का बोध भारतीय मनीषा में शुरू से रहा है। तो हमारा जो व्यंग है वो सटायर से नहीं, वो व्यंग की परंपरा से उत्पन्न आधुनिक व्यंग है। मैंने पीछे कुछ अध्ययन के दरमियान पाया कि व्यंग अगर हम इंडिया में ट्रेस करें तो हम 900वीं शताब्दी तक जा सकते हैं, 9वीं शताब्दी तक जा सकते हैं। जी क्षेमेंद्र की रचनाओं में और मृच्छकटिकम में व्यंग ही व्यंग तो है। आप देखिए मृच्छकटिकम में पूरा व्यंग है। मृच्छकटिकम जो नाटक है और क्षेमेंद्र आप बता रहे हैं उसमें निसंदेह, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि व्यंग कोई आधुनिक विधा नहीं है। कि अगर हम कहें कि कुछ लोग अगर कह रहे हैं तो वो नादानी कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि अंग्रेजी के सटायर से व्यंग उत्पन्न हुआ है। व्यंग की व्युत्पत्ति प्राचीन साहित्य को पढ़ने से भी हो जाती है। आपने क्षेमेंद्र का नाम लिया, मृच्छकटिकम का नाम लिया, हम गालिब जो हमारे हिंदी के जो पुरोधा है, जहां से हिंदी की परंपरा भी शुरू होती है, हम ये अमीर खुसरो, गालिब नहीं, अमीर खुसरो को हम देखते हैं तो उनकी रचनाओं में हमें व्यंग दिखाई देता है कि तू बैठी ढोल बजा, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। तो इसमें निसंदेह व्यंग का एकदम बोध होता है। तो उसके बाद जब कबीर आए, उनकी रचनाओं में लगातार व्यंग ही, कबीर की तो मुख्य धारा बहुत ही व्यंग मिलता है। हाँ, कबीर की मुख्य धारा ही व्यंग की धारा है। उसके बाद जब वो गद्य का उद्गम होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से गद्य में रचनाएं आने लगी, तो परसाई ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में हम व्यंग देखते हैं। तो व्यंग की जो गंगा है, जो गंगोत्री है, ये हमारे प्राचीन काल से ही रही है, जिसे आते आते हमने आधुनिक ताना बाना दिया, आधुनिक स्वरूप दिया। तो ये कहना कि व्यंग सटायर से उत्पन्न है, ये एक मिथ्या भ्रम है। व्यंग पूरी तरह से भारतीय साहित्य की परंपरा का उद्गम है। धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार के साथ इस इशू पर प्रकाश डाला जी। अब सवाल आता है कि इतना जबरदस्त लेखन करने के बाद जी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप उसमें से चुनाव करें, लेकिन फिर भी ये प्रश्न तो रहता है कि आप अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना किसको मानते हैं? हाँ, ये तो वास्तव में बड़ा कठिन सवाल है। कई बार मुझे तो लगता है कि मैंने जो लिखा है वो श्रेष्ठ तो नहीं कहूंगा उसको, कि मुझे अपनी हर रचना प्रिय है, लेकिन अगर आप उसकी बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में जो मैंने
चाहे वो गजलों में है वो चीजें मुझे याद रह गई, या उपन्यास जो मेरे 11 उपन्यास आए उसमें अगर चयन करने का सवाल हो तो एक गाय की आत्मकथा जो मैंने उपन्यास लिखा भारतीय गायों की दुर्दशा पे, अगर कोई कहे तो फट से मुझे वही नाम याद आता है। उसके बाद एक उपन्यास मेरा माफिया है जिसे मैं दूसरे नंबर पे रखूंगा, और उसके बाद तो क्रम में अपनी हर बाकी कृतियों को रखूंगा। लेकिन मुझे एक गाय की आत्मकथा भारतीय गायों की दुर्दशा पर लिखा गया व्यंग्यात्मक उपन्यास है, वो मुझे याद आ रहा है। अगर मैं सर्वाधिक प्रिय इसलिए मानूंगा कि इसका कई भाषाओं में संजीव अनुवाद हुआ, और कई बार लोग कहते हैं कि लिखने से क्या होता है, इसलिए लिखना बेमानी है। तो मैं कहूंगा कि एक गाय की आत्मकथा लिखने से यह फायदा हुआ कि एक मुस्लिम युवक, फैज खान नामक मुस्लिम युवक, इससे प्रभावित होकर के पूरे देश भर में गौ यात्रा पर निकल गया, गौ जागरण का काम करने लगा। उसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और उसने संकल्प लिया कि अब मुझे गौ जागरण का कार्य करना है। तो इसलिए मुझे ये कृति बहुत पसंद है, एक गाय की आत्मकथा, कि उसने कम से कम एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया और एक व्यक्ति को ऐसा प्रेरित किया कि उसने अपने जीवन को गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो इसलिए गाय की आत्मकथा मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। अब आपकी अनुमति से कुछ प्रश्न मैं आपके पत्रकारिता जीवन से संबंधित जी हाँ, जरूर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपने कैसे चुना पत्रकारिता को अपने कैरियर के तौर पर? इसमें किसी की प्रेरणा थी, मार्गदर्शन था, या आपकी अपनी अभिरुचि थी, कैसे? ये देखिए, ये भी बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया। इसका भी मैं आपको बताऊं तो आपको बड़ा सुन करके बहुत सुखद लगेगा कि जिस तरह से कविता की यात्रा स्कूली जीवन से मेरी हुई और मैं साहित्य की दुनिया में आया, विभिन्न पत्रिकाओं में कुछ न कुछ लिखने लगा, उसी तरह से अचानक पत्रकारिता की दुनिया में भी मेरा प्रवेश हुआ कि एक सज्जन मेरे कस्बे में आए और एक पत्रकार, एक बिलासपुर टाइम्स नामक अखबार, आप बिलासपुर गए हैं, बिलासपुर टाइम्स नामक अखबार निकलता था बिलासपुर से, वो मनेन्द्रगढ़ में आया करता था। तो वहां उनको एक प्रतिनिधि की जरूरत थी, एक ऐसा पत्रकार जो वहां की खबरें, पूर्वांचल क्षेत्र है वहां बहुत आसपास कोयला खदानें बहुत हैं, तो वहां की खबरें कवर करे, तो ऐसा कोई पत्रकार उनको चाहिए था। तो किसी ने मेरा नाम बता दिया कि यहाँ एक युवक है जिसकी साहित्य में रुचि है, आप उससे बात कर लीजिए। तो वो हृदयानंद दुबे नामक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपको अपने अखबार का संवाददाता बनाना चाहते हैं, आप हमारा संवाददाता बन जाइए। तो मैंने कहा जरूर बन जाऊंगा, आप खबरें भेजा कीजिए। तो ये मुझे आज भी बड़ा रोमांच होता है कि 45-48 साल पहले मैंने उनसे सवाल किया कि मैं संवाददाता तो बन जाऊंगा, लेकिन आप ये बताइए समाचार बनाते कैसे? ये सवाल मैंने किया कि वो तो मैं करूंगा, लेकिन समाचार बनाते कैसे, ये मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ मुझे बताया कि जो खबरें हैं उसको आपको पहले देखना है, फिर उसको जैसे आप रचना करते हैं उससे आप लिख डालिए। तो फिर उन्होंने जो कुछ समझाया उस हिसाब से मैंने संवाददाता के रूप में काम करना शुरू किया। और ये आपको जानकर के बहुत सुखद लगेगा कि 15-20 दिन बाद ही उस अखबार के फ्रंट पेज पर एक समाचार बॉक्स में एक छपा कि इस पक्ष के सर्वश्रेष्ठ संवाददाता गिरीश चंद्र उपाध्याय पंकज, वो श्रेष्ठ संवाददाताओं को 25 रुपए का सम्मान दिया करते थे 1976 में। तो 15 दिन के अंदर ही वो फ्रंट पेज में वो समाचार छपा कि इस पक्ष के जो संवाददाता हैं गिरीश चंद्र उपाध्याय पंकज है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे मन में पत्रकारिता के प्रति रुझान था और फिर मैंने जो लिखना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे पत्रकारिता ही मेरे जीवन का एक लक्ष्य हो गया, एक कैरियर के रूप में मैंने बनाया। इस बीच मैंने 2-3 सरकारी नौकरियां भी की, ग्रामीण बैंक में भी मैंने काम किया, फिर मैं शिक्षक भी रहा। लेकिन मुझे लगा कि मेरा लक्ष्य है और मेरा जो सुटेबल जॉब हो सकता है वो पत्रकारिता ही होगी। तो वो पत्रकारिता करने फिर मैं फिर आ गया और रायपुर वापस आकर के, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अखबार निकलते थे, तो एक अखबार युगधर्म था उस समय, तो उसे मैंने सब एडिटर के रूप में ज्वाइन किया। और आपको ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि पढ़ते पढ़ते मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का कोर्स किया और उसमें मुझे गोल्ड मेडलिस्ट छात्र के रूप में सम्मानित किया गया कि जब परीक्षा हुई तो सर्वाधिक अंक मुझे मिले। तो ये अंदर ही कहीं ना कहीं मेरे मन में
साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता की ललक थी, उसका ये सुपरिणाम हुआ कि पत्रकारिता में भी मेरी यात्रा ठीक ठाक ढंग से चलने लगी। सुखद रही है जी, सुखद रही है जी। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि आपने कोई विशेष कोर्स किया है, आपने खुद ही बता दिया। हाँ जी, लोगों ने कहा कि यार कोर्स करना चाहिए, तो वो उस समय बीजीए का कोर्स यहाँ शुरू हुआ था, तो मैंने कहा एक औपचारिक शिक्षा मैं पत्रकारिता के ले लूं। लेकिन ये अच्छा हुआ कि एग्जामिनरों ने मुझे अच्छे नंबर दिए, और इतना अच्छे नंबर दिए कि प्रावीण्य सूची में मेरा नाम सबसे पहले था। बहुत सुंदर। और इसमें एक रोचक मैं बात आपको बताऊं कि जब मैं युगधर्म में काम कर रहा था तो परिणाम आया, बीजीए का रिजल्ट जब आया तो मैंने अपने आप को देखना शुरू किया कि मेरा नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नीचे से मैंने 3rd श्रेणी में देखा, 2nd डिवीजन में देखा, मैं तो घबरा गया कि मेरा लगता है मैं फेल हो गया, क्योंकि मैंने कल्पना नहीं की थी कि मैं प्रावीण्य सूची में प्रथम होऊंगा। तो मैंने कहा यार मेरा तो नाम नहीं है यार। मित्रों से मैंने बात की, मेरा नाम कहीं नहीं दिख रहा है। तो बोले ध्यान से देखो। तो मैंने ध्यान से देखना शुरू किया तो सबसे ऊपर मेरा नाम था, प्रावीण्य सूची में पहला नाम मेरा ही था। बहुत बधाई। तो ये आप जैसे लोग मित्रों के शुभकामना से सुफल मुझे मिला। तो किन किन प्रतिष्ठानों में आप का जुड़ाव रहा, जैसे बिलासपुर? हाँ, देखिए बिलासपुर टाइम से मेरी यात्रा शुरू हुई। उसके बाद रायपुर आया तो युगधर्म दैनिक अखबार उस समय का बड़ा अखबार था, युगधर्म में काम किया 5-6 साल। उसके बाद नवभारत यहाँ से जो कई जगह से निकलता है देश के, वहाँ के प्रबंधन ने मुझे बुला लिया। तो नवभारत में काम करने के बाद कुछ एक वैचारिक मतभेद हुआ, तो 10 साल की यात्रा वहां करने के बाद दैनिक भास्कर जो इस समय देश का एक बड़ा अखबार है, वहां मैं सिटी चीफ के रूप में रायपुर में काम किया। और 2 साल बाद वहां से काम करने के बाद राष्ट्रीय हिंदी मेल एक अखबार है, उसमें मैं कार्यकारी संपादक रहा। और उसके बाद स्वदेश अखबार ने मुझे बुला लिया संपादक के रूप में, तो मैंने स्वदेश ज्वाइन किया। वहां 1 साल क्या, हर जगह कहीं मेरी पटी नहीं दरअसल, वैचारिक रूप से एक अलग तेवर होने के कारण, आप जानते हो उस बात को, तो कहीं जहां मैं रहा तो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाया। और उसके बाद एक अखबार मैंने खुद एक पार्टनरशिप में शुरू किया, अखबार खबरगढ़ नाम से, वो भी चलता रहा, लेकिन बाद में प्रबंधन की कमी के कारण बंद हुआ। तो उसके बाद फिर मुझे करते करते लगा कि चूंकि मुझे मीडिया में रहना है, पत्रकारिता में रहना है, तो अपनी एक साहित्यिक पत्रिका मैंने शुरू की, सद्भावना दर्पण, की भारतीय भाषाओं को जोड़ने के लिए एक कुछ प्रयास करना चाहिए। तो आपको जान करके खुशी होगी कि सद्भावना दर्पण को भी इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि वो भारतीय अनुवाद की एक अनूठी पत्रिका बनकर के उभरी, जिसे दिल्ली में भी रमणिका फाउंडेशन ने बुला करके पुरस्कृत किया। मध्य प्रदेश सरकार का जब वो पहला सम्मान शुरू हुआ, रामेश्वर गुरु सम्मान किसको चयन किया गया। तो इस तरह से वो पत्रकारिता विभिन्न अखबारों से काम करते हुए, और आपकी शुभकामना से इस समय भी मैं भले स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन निरंतर विभिन्न अखबारों में समसामयिक विषयों पर लिखना मेरा साहित्य के साथ जारी है। एक प्रश्न ये उठता है कि जब आप पत्रकारिता के जीवन में थे या कैरियर में थे, तो वहां पर आपका प्रोफाइल में जनरल पत्रकारिता थी, सामान्य पत्रकारिता थी, या किसी स्पेशल बीट से आप हाँ, मेरा बीट थी कि मैं सिटी चीफ के रूप में ज्यादा काम किया। सिटी चीफ के रूप में तो सभी बीट मेरी अपनी हुआ करती थी, मैं बांटता था, आवंटित कर देता था। तो मैं विशेष संवाददाता के रूप में काम करता था कि सिटी चीफ के रूप में मेरे सब एडिटर थे, मैं उनकी खबरें देखता था रात को, लेकिन मैं भी खुद स्पेशल स्टोरी किया करता था। किसी एक, जैसे पता लगा एक मिलावट कहीं हो रही है, तो मैंने उसमें स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन तो अभी का शब्द है, लेकिन मैंने एक उस समय मिलावट के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया, और उसके कारण ही जो मेरी खबर भास्कर में छपी, उसके कारण ही मुझे 21,000 का उस समय 1995-94 में एक सम्मान मिला, केपी नारायण पत्रकारिता सम्मान, कि मैंने जो मिलावट खोर जो काम कर रहे हैं, तेलों में मिलावट कर रहे हैं, उसकी खोज मैंने की। तो सिटी रिपोर्टर होने के साथ साथ मैं एक खोजी रिपोर्टर के रूप में भी काम करता रहा। तो मेरी बीट यही थी कि मैं खोजी पत्रकारिता करूं, और हर बार कोई स्कूप जिसे कहते हैं, जो सिर्फ एक विशेष अखबार में छपती है, वो स्कूप मैं निकालने की कोशिश करता रहा। वेरी गुड। तो
बड़ा वाइड एरिया आपके डिस्पोजल पे रहा। जी हाँ, जी हाँ। आप पत्रकारिता के साथ ज्यादा गहरे जुड़ाव में रहे, जी। तो आपको पत्रकारिता में और साहित्य में क्या अंतर संबंध समझ में आया, या क्या आपको लगा, या देखिए दोनों स्वतंत्र? जी जी, पत्रकारिता और साहित्य में गहरा संबंध है, बहुत अधिक गहरा संबंध है। मैं ये कह सकता हूँ कि पत्रकारिता मेरे लिए एक उर्वरा भूमि रही, जिसमें जिसमें मैंने साहित्य की खेती की। पत्रकारिता वो जमीन है। देखिए, अभी आपसे बात करते करते ये दिमाग में मेरे ये आ रहा है कि पत्रकारिता मेरे लिए एक ऐसी खेती की जमीन थी, जिसमें मैंने साहित्य का बीजारोपण किया, और साहित्य की फसल मेरी पत्रकारिता की जमीन पर ही तैयार हुई। इसलिए पत्रकारिता और साहित्य मेरे लिए दोनों समान रूप से प्रणम्य है। अगर मैं शायद पत्रकारिता में नहीं होता संजीव जी, तो मैं इतना विशद जो मैंने लेखन किया है, ठीक बात। विशद कहना ठीक नहीं है, मतलब अपने बड़ा दम्भ लगता है उसमें, है। बहुत बहुत तो बहुत विशद है। मुझे साहित्य पत्रकारिता के फीडबैक को ही मैंने साहित्य में आजमाने की कोशिश की। बहुत सुंदर। जी तो इस विशद शब्द मैं भी प्रयोग कर रहा हूँ। जी जी। विशद पत्रकारिता के संसार में आपने क्या विशेष अनुभव किए, जिनको आप चाहेंगे, कोई अविस्मरणीय घटना या कोई कार्य या कोई चीज? हाँ, बहुत अच्छा आपने कहा। बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में पत्रकारिता को लेकर के हुई, जिसे आज भी मैं गर्व के साथ कहता हूँ और अनुभव करता हूँ कि पत्रकार को इसी तरह होना चाहिए, जो अपनी गरिमा बना करके रखा रहे। आपको कई ऐसी घटनाएं हैं, जब लोग आते थे प्रलोभन देने के लिए, मुझे कुछ खबरें छप रही हैं, तो घर मेरे वो सामान मान लेकर के पहुंचते थे, और मैं उन सब का बहिष्कार करता था कि नहीं, मुझे इस तरह का नहीं चाहिए। तो उसके कारण समाज में ये छवि बनी कि नहीं, ये पत्रकार निष्पक्ष है। कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें मैंने सिर्फ खबर ही नहीं छापी, एक नागरिक की भूमिका भी मैंने अदा की। पता चला कि एक महिला को किसी होटल में कैद कर लिया गया है, क्योंकि वो किराया नहीं पटा रही है। उसका लड़का उस माँ को छोड़ करके भाग गया है, क्योंकि वो किराया नहीं दे पा रही है। जब मुझे इसकी घटना की जानकारी मिली, तो मैं अपने फोटोग्राफर के साथ वहां गया, और बकायदा अंदर घुस करके उस महिला की तस्वीर मैंने ली। और वो सरदार जो थे होटल के मालिक, को बड़ा विरोध करने लगे कि इस महिला ने पैसा नहीं दिया, लड़का भाग गया है, तो मैं, जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, छोड़ना तो आपको पड़ेगा ही। और बकायदा दूसरे दिन अखबार में, नवभारत में, उस महिला की फोटो और पूरी खबर छपी किए बंधक बना करके एक होटल मालिक ने उसको रखा हुआ है। और वो खबर छपते साथ पुलिस वहां पहुंची, और फिर वो महिला मुक्त हुई। और एक ऐसी खबर मैंने और निकाली कि एक बाबा आए हुए हैं रायपुर में, जो बड़ा चमत्कार करते हैं। अच्छा। हाथ से लहरा करके कुछ भभूत निकाल देते हैं, और भी चीजें निकाल देते हैं। तो मैंने कहा, इस बाबा में क्या खासियत? तो मैं भक्त बन करके वहां उस बाबा के पास पहुंचा, और उनसे बात करने लगा कि बाबा जी, सब बताइए, कैसा करते हैं आप, क्या है? तो बातों बातों में वो मुझे एक सेंट की शीशी निकाल करके लहरा के हाथ लहराई, और उन्होंने सेंट की शीशी मुझे दे दी। तो मुझे लगा कि यार बड़ा चमत्कार कर रहा है। तो मैंने बाबा जी पूछा, ये सेंट की शीशी बाबा आप, बड़ा है, तो बाजार में तो मिल जाती होगी? हाँ, 5 रुपए में बच्चा मिल जाती है गोल बाजार में। तो मैं समझ गया कि ये गोल बाजार से शीशी खरीद करके चमत्कार पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो हाथ की सफाई दिखाते हैं। तो वो सारी बातचीत मैंने बड़े तरीके से उसकी रिपोर्टिंग की। और उसके बाद जब मैं दूसरे दिन पता करने गया, तो जहां बाबा रुके थे वहां से वो चले गए, मतलब भाग गए, क्योंकि वो उनकी पूरी पोल मैंने उस तरह से रिपोर्ट बनाई थी कि बाबा हाथ की सफाई दिखाते हैं, कोई चमत्कार नहीं है इनके पास। तो ये है। और ऐसी 2-3 घटनाएं जो मैंने बताई कि मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया तेल में मिलावट का। तो ये कुछ 3-4 घटनाएं मुझे याद हैं, जो अब तक मुझे याद हैं, जो मुझे मेरी पत्रकारिता के बेहतरीन पड़ाव के रूप में मैं उन्हें याद करता हूँ। लेकिन इसी संदर्भ में क्या कभी ऐसी कोई स्थिति आई जब आप किसी दुविधा में पड़े, या कोई विडंबना आपको दिखाई पड़ी, और आप जो कुछ कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए? हाँ, वो हालांकि ज्यादातर तो मुझे जो मैं कहना चाहता था
वो मैंने कहा विडंबना ये रही कि थोड़ा सा लोगों को राजनीति और दूसरे क्षेत्र में मेरे प्रति थोड़ा सा दुराग्रह का भाव रहा कि यार ये अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझता है और ये हमारे पास आता नहीं है। कई बार लोग बोलते थे कि साहब आइए आइए हमारे दफ्तर में आइए, बैठ करके चाय पियेंगे। तो मैं साफ साफ कहता था कि भाई आप यहाँ आ जाया कीजिए, आपके दफ्तर में मैं जा करके चाय तो नहीं पी सकता। और एक बार एक सज्जन पुलिस वाले मुझे ले जाने लगे, आए दफ्तर और बोले पंकज जी चलिए चाय पी लेते हैं। तो मैंने कहा कि यार उस व्यक्ति के नैतिक पतन की कल्पना हम नहीं कर सकते। उन्हीं के मुंह पे कहा जो पुलिस वाले की चाय पी रहा हो। तो वो पुलिस वाला दंग रह गया ऐसा सुन के। उसने अपनी ओर से कहा लगता है आप साहित्यकार हैं। तो उसकी ये बात एक पत्रकार से वो कह रहा है कि लगता है आप साहित्यकार हैं। मैंने कहा कैसे? बोले आपने इतनी बड़ी बात साहित्यकार ही कह सकता है। तो मुझे लगा कि मैं गलत नहीं था। तो इस तरह की हालांकि एक विडंबना, एक बड़ी घटना उस समय सामने आई, वो मैं बताना चाहता हूं कि कहते हैं व्यक्ति के खतरे उठाने होते हैं। व्यंग लिखने से परसाई की टांग पर भी हमला हुआ, टांग टूटी। तो एक बार मैंने एक व्यंग लिखा तो दूसरे दिन एक सज्जन रिवॉल्वर लेकर के ऑफिस में आ गए और वो सामने रिवॉल्वर खुसे हुए थे और उन्होंने कहा कि आपने जो व्यंग लिखा है वो मुझ पर लिखा है, तो ये गलत है। तो मैंने कहा आप पर मैंने नहीं लिखा है, ये बहुत एक निकृष्ट व्यक्ति जो समाज में होते हैं उस पर लिखा गया है, उस पर आप अपने ऊपर लीजिए, मत लीजिए। नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं समझता हूं कि आपने मुझ पर ही लिखा है और मैं आपको देख लूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको जो करना है वो देख लीजिएगा। तो ये एक बड़ी घटना थी कि अगर मान लीजिए हॉट टग भी वहां हुई, हो सकता है वो गुस्से में आकर के रिवॉल्वर शायद मुझ पर ही दाग देते या हवाई फायर करते। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन मुझे डराने के लिए रिवॉल्वर के साथ आए थे। तो मुझे लगा कि मैं जो लिख रहा हूँ वो कहीं न कहीं लोगों को बेचैन तो कर रहा है, प्रहार है, चोट पड़ रही। तो उसमें मुझे अपने आप में संतोष हुआ कि मेरा लेखन ठीक था, कि उस व्यक्ति को मैंने इतना विचलित किया कि वो ऑफिस पहुंच गया मुझसे लड़ने के लिए। और एक बार मैंने जब एक राष्ट्रीय हिंदी मेल में कार्यकारी संपादक था, वहां मैं जिस अखबार में भी रहा वो मेरा कॉलम लगभग दैनिक चलता रहा। पहले साप्ताहिक चला, फिर महीनों तक वो दैनिक भी रहा। तो एक बार मैंने कलेक्टरों की मानसिकता पर भी एक व्यंग लिखा था, साहेब जी कलेक्टर है, लटका देंगे सबको फांसी, साहेब जी कलेक्टर है। पूरी एक रचना थी और अंत में वो गजल थी मेरी लिखी, याद नहीं आ रही है। तो वहां से मानहानि का नोटिस आ गया कलेक्टर की ओर से कि आपने जो लिखा है ये हम लोग की मानहानि हुई है। तो वो मामला चलता रहा, बाद में खारिज हो गया कि इसमें किसी व्यक्ति की मानसिक पर प्रहार नहीं है, ये दरअसल प्रवृत्ति पर प्रहार है। तो किसी प्रवृत्ति पर प्रहार अगर किया गया है तो उससे मानहानि नहीं बनती। आप तो विधिवेत्ता हैं, जानते हैं। पर्टिकुलर अगर किसी व्यक्ति पर मैंने कोई प्रहार किया होता तो वो मामला फिर बाद में खारिज हो गया। तो ये रहा कि थोड़ा सा लिखने में कहीं कहीं थोड़ा सा परेशानी का हुआ कि थोड़ा सा जाना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा मत लिखा करो। एक पत्रकार होते हुए सामाजिक परिवेश में जो ये परेशानियां या घटनाएं या परिस्थितियां आई, उनमें से किसी चीज का आप अपने जीवन पे प्रभाव देखते हैं? हाँ, जीवन पे प्रभाव तो इस तरह से रहा कि जो मैं लिख रहा था, मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो मेरा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। आपको बताऊं, एक जगह पता लगा कि उस मोहल्ले में शराब का गोडाउन शुरू हो गया। शराब का जब गोडाउन शुरू हो गया तो वहां पर जो उस तरह के शराब जो ढोने वाले लोग आकर के बैठने लगे, उनकी बातचीत, और वहां से महिलाएं गुजर रही हैं तो उनको बड़ा अनईजी फील होने लगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पंकज जी देखिए, शराब माफिया यहाँ पर आ गया है और आप ही इसको कुछ कर सकते हैं, हटाइए। तो मैंने जाकर के सीधे उससे, माफिया से, शराब के जो ठेकेदार से बात की कि आपको ये गोडाउन यहाँ से मोहल्ले से तो हटाना पड़ेगा है। अगर तो फिर उसने कहा कि नहीं हटाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? मैंने कहा कि जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। फिर उसके बाद मैंने खबर भी बनाई कि शराब के गोडाउन के कारण उस मोहल्ले के लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों ने मांग की है। मेरी पत्रकारिता का ये एक तरीका रहा ट्रेंड, संजू जी आपको बताऊं, कि मैं जन भावना को उस तरह से सीधे सीधे बात न कर करके, जनता की मांग है, लोग ये चाहते हैं कि ऐसा हो, मैं उस तरह से सपाट बयानी मैंने नहीं की कि उसको हटाया जाए। जनता की मांग है
और उसका परिणाम हुआ कि बाद में वो ठेका वहां से हटा। तो मैंने कोशिश की है अपने पत्रकारिता में। और बताओ एक और बड़ी जबरदस्त बात की जिसके कारण वो बर्खास्त हुआ, एक पुलिस वाला, और उसने एक महिला पर, एक परिवार पर, उसके रिश्तेदार के कारण एक पुलिस का इंस्पेक्टर था, वो काफी प्रताड़ित कर रहा था। जब मुझे पता चला, ऐसी बहुत सारी खबरें मैं छापता था, लोग मेरे पास आते थे कि यार इनके पास जाओ, दूसरी जगह नहीं छपेगी तो पंकज जी हैं ये छाप देंगे। तो वो खबर मैंने छापी, उसकी प्रताड़ना की खबर। और मैंने आखिरी में लिखा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों की लोगों ने मांग की है कि ऐसे निर्मम पुलिस अधिकारी पर को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आप देखिए, मैं एक पत्रकार हूं जो खबर छाप रहा हूं, तो सुबह 4 बजे एक दूसरा पत्रकार मेरे पास आकर के बोलता है मुझे घर में जगा करके कि यार आपने वो बड़ा खतरनाक आदमी है, आपने उसके खिलाफ ये इस तरह की रिपोर्टिंग कर दी है। तो मैंने कहा यार जो भी मैंने की है, मैंने जो सच था वो कहने की कोशिश की है। और मजे की बात है कि बहुत बाद में, उस समय तो नहीं हुआ, पहले वो सस्पेंड हुआ, बाद में जब जांच हुई तो वो पुलिस इंस्पेक्टर बर्खास्त हो गया। तो कहने का मतलब ये कि आप जब तक व्यक्ति के खतरे नहीं उठाएंगे, अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको बेझिझक ऐसी पत्रकारिता करनी है कि आपके सामने चुनौती भी आ जाए, हो सकता है आपकी जान का भी खतरा हो जाए। अगर आप डर गए तो फिर आप पत्रकारिता नहीं कर सकते, अगर आप डर गए तो अच्छा लेखन नहीं कर सकते। तो ये मैंने, और इसलिए आपको बताऊं कि जब मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया पत्रकारिता में तो लोगों ने कहा कि तुम तो यार जनसंपर्क अधिकारी बन जाओगे, तुमको सरकार फौरन जनसंपर्क अधिकारी बना देगी। और उसके मेरे बाद के 1-2 लोग जनसंपर्क अधिकारी बन के रिटायर भी हुए लेकिन मैंने कहा कि मैं अगर जनसंपर्क अधिकारी बन जाऊंगा तो मैं एक व्यंगकार नहीं रह जाऊंगा। ठीक बात है। मेरे अंदर का व्यंगकार खत्म हो जाएगा और मैं सरकारी प्रेस नोट ही लिखते रह जाऊंगा। इसलिए एक अच्छी खासी नौकरी जिसमें एक बढ़िया पैकेज हो सकता था वो मैंने ठुकरा दिया, और मुझे लगा कि ये पत्रकारिता की पगडंडी ही पर ही मैं चलूंगा, सरकारी नौकरी के राजपथ पर मैं नहीं चल सकता। तो ये मेरा एक जीवन का ये रहा, जो कुछ रहा। आपने दोनों पक्ष देखे हैं, दोनों यात्राएं की हैं जी, पत्रकारिता की भी और साहित्य की भी। दोनों यात्राएं विशद यात्राएं हैं और काफी लंबी यात्राएं हैं। जी, तो जी। आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता और हिंदी साहित्य में मतलब कोई योगदान, कितना योगदान उसको मान के चलेंगे हम कि पत्रकारिता के द्वारा जो है मिला? निस्संदेह पत्रकारिता, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि पत्रकारिता मेरे लिए एक फीडबैक का काम करती रही है। पत्रकारिता की जमीन पर खड़ा होकर के मैंने साहित्य की इमारत को गढ़ने की विनम्र कोशिश की। अगर पत्रकारिता का पर्दे मेरे साथ नहीं होता तो मेरे ख्याल से मैं साहित्य में इतना कुछ नहीं लिख पाता। और आप देखिए, एक परंपरा रही है, आजादी के पहले भी बहुत सारे साहित्यकार पत्रकार रहे, चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी को देखे हम, माखनलाल चतुर्वेदी को देखे, खुद महात्मा गांधी एक उस तरह से लेखक तो नहीं कह सकते कि उन्होंने कविताएं लिखी या कहानी लिखी, लेकिन महात्मा गांधी ने पत्रकारिता को एक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। अब बाद की पीढ़ी में हम देखें तो कमलेश्वर है, अज्ञेय है और मुक्तिबोध है, हरिशंकर प्रसाई भी पत्रकारिता से जुड़ रहे। तो बहुत सारे लोगों ने पत्रकारिता को एक व्यक्ति का माध्यम बनाया, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से आप अपनी बात समकालीन संदर्भों में कह सकते हैं, उसको कथा शिल्प में ढाल के कह सकते हैं, उसको गीतों में ढाल सकते हैं। तो मुझे लगा कि पत्रकारिता मेरे लिए एक फायदेमंद प्रकल्प रहा, जिससे जुड़ करके मैंने अपने साहित्यकार को मांझने की कोशिश की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब सवाल ये आता है कि हिंदी पत्रकारिता को कितना वजन दिया जाना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसका क्या स्थान है? ये भी आपने एक बड़ी अच्छी बात की। दरअसल आजादी के पहले और आजादी के 2-3-4 दशकों तक, 60 या कह सकते हैं कि 80 के दशक तक हिंदी पत्रकारिता में एक तेजस्विता बरकरार थी जी। उसमें पत्रकारिता का जो चरित्र था वो लगता था कि लोक जागरण का चरित्र है, लेकिन जैसे जैसे बाजारवाद हावी होता गया पत्रकारिता में, तो पत्रकारिता की तेजस्विता खत्म होती गई। और पत्रकारिता में जो संपादक नाम की संस्था थी, उसका
एक महत्व कभी हुआ करता था। पत्रकार अखबार में संपादक का सबसे ज्यादा महत्व होता था। प्रबंधक को लोग पूरे शहर में नहीं जानते थे, संपादक को जाना करते थे। लेकिन अब यह हो गया है कि संपादक गौण हो गया है, उसकी जगह एक सीईओ आ गया है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में। तो उसकी अब अखबार में चलती है, तो इसलिए अखबार की गरिमा खत्म हुई है, अखबार की धार कमजोर पड़ी है। आज भी अंग्रेजी के अखबारों में कहीं न कहीं संपादक का महत्व मुझे दिखाई देता है। हालांकि बाजार वहां पर भी है, लेकिन उस तरह से अंग्रेजी पत्रकारिता में बाजारूपन नहीं आया है जितना हिंदी में आ गया है। तो ये अंतर मैं महसूस करता हूं कि आज भी अंग्रेजी के अखबारों को हम जब देखते हैं तो उसमें साहित्य के लिए, कला के लिए पृष्ठ होते हैं, लेकिन हिंदी के अखबारों में धीरे धीरे वह पृष्ठ सिमट गए। कई अखबारों में तो साहित्य का कोई भी एक भी पन्ना नहीं है, जबकि आज भी हम अखबारों को देखते हैं, अंग्रेजी के अखबारों को, वहां मुझे साहित्य के पृष्ठ दिखाई देते हैं। आज भी वहां बड़े बड़े स्कूप दिखाई देते हैं, फ्रंट पेज पे उनकी अपनी स्टोरी दिखाई देती है। लेकिन हिंदी के अखबारों में ऐसे स्कूप एकदम गायब हो गए हैं, खोजी खबर गायब हो गई है। सिर्फ निकलने के लिए अखबार निकल रहे हैं और सबसे ज्यादा उनका लक्ष्य है कि कैसे हम विज्ञापन अधिक से अधिक अर्जित करें। तो ये अंतर मैं अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में देखता हूँ। एक बात कही जाती है आजकल के नवोदित पत्रकारों के बारे में, संवाददाताओं के बारे में, कि अब वो अपने स्थानीय पूरे परिवेश को ध्यान में रखने की बजाय चुने हुए थाने या कोतवाली तक अपने आप को सीमित कर लिया है, और वहां पर जो एफआईआर और घटनाएं और वो चीजें होती हैं उन पर ही रिपोर्टिंग चल रही है। चाहे अगर आप चैनल्स में देखो, टीवी चैनल्स में देखो, या मुद्रित समाचार पत्रों में देखो, तो ये सारा का सारा अपराध जगत ही छाता जा रहा है धीरे धीरे। 80%। सही बात है। आपने बड़ी अच्छी बात उठाई है। चाहे आप हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, चाहे प्रिंट मीडिया को, पूरा रुझान हमारे जो पत्रकारों का है वह अपराध जनित खबरों को ही लेकर उसको कवरेज करने की मानसिकता सी बन गई है। गलत है, जबकि समाज में और भी बहुत कुछ घटित हो रहा है। कुछ बड़े अच्छे अनुसंधान हो रहे हैं, कुछ अच्छे साहित्यकार अच्छा सृजन कर रहे हैं, कुछ संगीतकार अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कलाकार कुछ नई चीजें बना रहे हैं। उनकी ओर अब मीडिया का ध्यान नहीं जाता। सेंसेशनल जिसको कहते हैं, सनसनीखेज, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सनसनी नाम का कार्यक्रम भी आने लगा है। तो ये जो हमारी पत्रकारिता में जो सनसनीवाद आया है, ये एक अच्छा शब्द भी बन रहा है, सनसनीवाद। तो ये जो सनसनीवाद के कारण पत्रकारिता और भी जो चीजें घटित हो रही हैं उनको नहीं देख पा रही है, जबकि सिर्फ सनसनी पत्रकारिता नहीं है, सृजन भी पत्रकारिता है। तो सृजन की ओर ध्यान न दे करके पत्रकारिता सनसनी की ओर ध्यान दे रही है। इसलिए हमारा जो रिपोर्टर है वो कुछ डाल लेता है और उसको थोड़ा बहुत चेंज करके प्रस्तुत कर देता है। तो सिर्फ थाने की रिपोर्टिंग पत्रकारिता नहीं है। मैं कई बार कहता भी रहा हूं, मेरे लेख भी है, कि 2 मरे 4 घायल या बलात्कार खबर नहीं है। उसके परिपार्श्व में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो दूसरे क्षेत्रों में घटित हो रहा है, जब तक हम उस तक नहीं पहुंचेंगे हम एक निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर सकते। ये कहना ऐसा ही एक और वाकया दिखाई पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज प्रिंट मीडिया में, कि कोई घटनाएं होती हैं, जैसे अभी एनसीबी को लेकर के कई घटनाएं हुई हैं, अरेस्ट हुई हैं, तो उसमें क्या होता है कि मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। तो आपको क्या लगता है मीडिया ट्रायल कितना? मीडिया ट्रायल के कारण क्या होता है कि जब मीडिया ट्रायल होता है तो जबरदस्ती अनावश्यक रूप से कुछ लोग की छवि खराब होती है। कुछ लोग की छवि खराब होती है, तो मीडिया ट्रायल को मैं गलत मानता हूं कि मीडिया को सिर्फ उतनी ही उपस्थिति दर्ज करनी है जितना उसका धर्म है। जो कुछ घटित हो रहा है, एनसीपी वाले किसी से पूछताछ कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि एनसीपी ने आज फलाने हीरो से या फलाने हीरोइन से पूछताछ की।
जब मीडिया अपनी ओर से कहानी बनाने लगता है, ऐसा हुआ होगा, हाँ, जब वो कहानी बनाने लगता है, अनावश्यक लोगों से बातचीत करने लगता है, तब इससे हम मीडिया ट्रायल कहते हैं। तो ये मीडिया ट्रायल से जनमत प्रभावित होता है और इससे जांच भी प्रभावित होती है। तो इससे पत्रकारिता को बचना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपसे बहुत विशद चर्चा हुई, विभिन्न अच्छा बहुत सारे सवाल मैंने पूछ लिए। एक जी। सवाल पूछना चाहूंगा कि लेखन और साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपकी अभिरुचियां क्या हैं? जी, मेरी दरअसल अभिरुचि दरअसल मुख्य तो यही है, लेकिन मैं इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना पसंद करता हूं कि अगर मान लीजिए शराबबंदी आंदोलन हो रहा है या कहीं कोई किसी पर अत्याचार हुआ है या सांप्रदायिक सद्भावना कहीं बाधित हो रही है, तो मुझे एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वहां जाकर के काम करने का मन होता है। मुझे लगता है कि अगर कोई गलत हो रहा है, तो अगर कुछ लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ भी खड़ा होना पसंद करता हूँ। जैसे अभी एक संस्था है, गांधी जी ने 1932 में बनाई थी, हरिजन सेवक संघ। जी। हरिजन सेवकों संघ के एक सक्रिय व्यक्ति के रूप में मैं कुछ न कुछ काम करता रहा हूँ। यहाँ केयूर भूषण एक नेता रहे, जो सांसद 2 बार रहे, उन्होंने मंदिरों, हरिजनों का मंदिरों में प्रवेश के लिए प्रयास किया, तो उनके साथ हम लोग यात्रा करते रहे हैं। अब वो नहीं है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि किस लोक जागरण किस तरह से हो सके। तो इसके अलावा मेरी पत्रकारिता और साहित्य के अलावा मुझे लगता है कि एक लेखक को एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करना चाहिए। जी। सिर्फ आपने कलम से लिख दिया उतना ही आपका धर्म नहीं है। वक्त आने पर आपको एक एक्टिविस्ट, जिसको शब्द कहते हैं, परफेक्ट शब्द है ये, कि आपको कुछ करके भी दिखाना चाहिए। तब लोगों को लगेगा कि नहीं, लेखक को इस तरह से भी होना चाहिए। वक्त आने पर, गाना था ना, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो मेरे दिल में रहता है कि मैं लिखूं भी, और वक्त आने पर मैं उसको व्यवहार रूप में परिणत भी करके दिखाऊं। इसलिए मैंने सिर्फ लिखा भर नहीं, वक्त आने पर अपना उपनाम भी हटाया, उपाध्याय भी हटाया, कि अगर हमें जातिवाद का विरोध करना है तो अपनी उपनाम हटाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, उसका दंभ ना आ जाए, इसलिए मैंने जनेऊ भी हटाया। तो मुझे लगता है कि कुछ हमें करके भी दिखाना चाहिए। ये मेरी कोशिश रही है संजीव जी। आपके भी जैसे विचार हमारे भी हैं। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ। संजीव कुमार लिखता हूँ मैं, आपने सरनेम अवस्थी है। हाँ, कभी आपने अवस्थी नहीं लिखा। ये हमें तैयारी रखनी चाहिए, हमें कुछ आदर्श तो प्रस्तुत करना पड़ेगा। और हमारे सारे बच्चों के नाम युग्म में हैं, और लेकिन किसी में भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हमने नहीं किया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास 2 सवाल उपज रहे हैं। पहला ये कि नवोदित लेखकों और पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं नवोदित लेखकों को तो यही संदेश दूंगा कि आप सिर्फ लिखिए नहीं, आपको अपने अतीत के प्रदेय के साथ भी आपका वास्ता होना चाहिए। जो पहले जो श्रेष्ठ लिखा जा चुका है उसका अवगाहन करें, उसको पढ़ें। समकालीन लेखन को तो आप निरंतर पढ़ते रहें, लेकिन जो अतीत में जो श्रेष्ठ लिखा जा चुका है, जिनके कई नामों की चर्चा मैंने की, आपने भी की, तो उनको भी पढ़ना चाहिए। कि उसको पढ़ने से कई बार ये होता है कि लोग बोलते हैं कि उसको पढ़ के उनकी छाया आ जाएगी। छाया नहीं आती, उससे आपको अनुभूति मिलती है। उस रचना की आग से आपके का अंतर्मन तपता है और कुछ नई भावनाएं और नया सृजन आकार लेता है। तो नवोदित लेखकों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि हमें निरंतर अतीत को पढ़ना चाहिए, सिर्फ साहित्य नहीं। जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं महर्षि अरविंदो हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हुए हैं, दयानंद सरस्वती हैं, इन सबको भी पढ़ना चाहिए। और हमारे जो वेद पुराण है उनका अवगाहन करना चाहिए। मेरे पास तमाम तरह की सब सामग्री, जिसको धार्मिक कहकर के हम किनारे कर देते हैं, तो उसको हमें पढ़ना चाहिए। उससे आपको एक आपके विचारों में शुद्धता आएगी। तो नवोदित लेखकों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हम
अपने विचार को शुद्ध करने के लिए, जिसको हम तथाकथित आप धार्मिक साहित्य कहें, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें नीति की बातें भरी हुई है। वो नीति की बातें जब साहित्य में आएंगी तो साहित्य लोक जागरण और लोक मंगल की दिशा में प्रवृत्त होगा। और उसी तरह से मैं पत्रकारिता के छात्रों को कहता हूं कि जो पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत हैं उससे हमें जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये माना गया है कि पत्रकारिता एक मिशन है। पत्रकारिता एक मिशन है। आप अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से अलग है और आप लोक जागरण और लोक मंगल करना चाहते हैं। तो अगर हम पत्रकारिता को अपनी छवि चमकाने का साधन न समझें, पत्रकारिता को हम लोक मंगल के लिए बनाया गया टूल समझें और हम उसको अपना मिशन समझें, तब मुझे लगता है कि ये सच्ची पत्रकारिता होगी। और अब धीरे धीरे सच्ची पत्रकारिता खत्म हो रही है। जो भी थोड़ी बहुत बची है हम उसको बचाए रखें। तो नए पत्रकारों से मेरा ये आग्रह रहेगा। इसी संदर्भ में मैं आखिरी प्रश्न आपसे के सामने जो रखना चाहता हूँ वो है कि हिंदी में जो पाठकों की संख्या है वो ज्यादा नहीं बढ़ रही, तो आपको क्या लगता है ये डिजिटल युग में क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से पाठकों को आकर्षित किया जा सकता? ये एक बहुत बड़ी डिजिटल युग हमारे सामने आया है, तो पढ़ने की संस्कृति तो खत्म हुई है। लेकिन मेरा ये मानना है, आप भी निसंदेह इस बात को मानेंगे, आपने श्रेष्ठ साहित्य का प्रकाशन भी किया है, कि अभी भी पढ़ने वाले लोग बचे हुए। हर युग में जिस तरह से चम्मच से खाने वाले लोग रहे हैं, तो उस समय हाथ से सान कर खाने वाले लोग भी मौजूद रहे हैं। और आप भी अनुभव करेंगे कि चम्मच से खाने के बजाय हाथ से खाने का अलग ही आनंद होता है। तो उसी तरह हमें नई पीढ़ी को भी समझाना है कि आप मोबाइल में या लैपटॉप में, टैबलेट में तो आप पढ़ते हैं, उसका ठीक है, उससे थोड़ा सा आनंद मिलता होगा, लेकिन जब किताब आप हाथ में लेकर के पढ़ेंगे तो उसमें परमानंद की अनुभूति हो। हम अक्षरों के साथ सीधे तालमेल कर लेते हैं। तो ये जो नया पाठक है, नया समाज है, उसको समझाने के लिए जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि पाठकों की रुचि साहित्य में हम बनाए रखें। इसके लिए प्रकाशकों का भी दायित्व है कि वो श्रेष्ठ साहित्य को का प्रकाशन करे, साहित्य को छापने के पहले उसका अवगाहन करे कि ये पाठकों के लिए कितना ग्राह्य होगा, कितनी रुचि इसमें विकसित होगी। तो मुझे लगता है कि इस काम को लेखक के साथ प्रकाशकों की भी जिम्मेदारी है, और इसके लिए प्रकाशक और लेखक को मिलकर के, संजीव जी, मुझे लगता है बीच बीच में इस तरह से अभियान चलाना चाहिए। हम पाठकों के बीच में, समाज के बीच में जाएं, वहाँ हम सिंपोजियम करें, वहाँ हम गोष्ठी करें, पढ़ने की संस्कृति की बात करें। अगर हम इस तरह से कर सके तो पाठकों के साथ हमारा निरंतर जुड़ाव होगा। और दूसरा एक ध्यान में ये रखना है कि चूंकि आप भी प्रकाशक है, तो मैं चाहूंगा कि हार्ड बाउंड किताबें कम से कम छपें। वो लाइब्रेरी संस्करण हो सकती है, लेकिन आम पाठकों तक पहुंचने के लिए हमें पेपर बैक निकालना चाहिए, ताकि वो कम कीमत में हम पाठकों तक अपना साहित्य पहुंचा सके। जी जी। क्योंकि देखिए, पूरा देश भारत बहुत संपन्न राष्ट्र नहीं है। बहुत कम लोगों के पास बहुत अधिक पूंजी है, जाके एक मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय समाज है। तो वो अगर उसमें साहित्य की पढ़ने की रुचि आज भी है, क्योंकि एक लेखक के नाते मैंने अनुभव किया, अगर मेरे साहित्य पर देश के विभिन्न भागों में 22 लोग अगर शोध कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो उन्होंने मेरे साहित्य को कहीं न कहीं से उपलब्ध करके पढ़ने की कोशिश की है। तो पाठक तो आज भी मौजूद है, लेकिन यह है कि अगर उन्हें हम सस्ता सुंदर साहित्य सुलभ करा सकें, तो मुझे लगता है कि साहित्य की उपादेयता बनी रहेगी। कोई किसी तरह का संकट नहीं है। वह संकट यह है कि हम उन तक अपनी चीजें पहुंचाएं। अगर हम उन तक पहुंचाएं, चाहे कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं या और किसी माध्यम से पहुंचाएं, तो मुझे लगता है पाठक हमारे हर समय, हर युग में रहेंगे। जी। तो अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इस विचार विमर्श में आनंद आया आपको? या मैं तो अभिभूत हूं कि मैं इसमें ऐसे शख्स से बातचीत कर रहा हूं
जो कोई नया नया नवेला प्रश्न करता नहीं है या कोई साहित्य का विद्यार्थी नहीं है। मैं अपने समान धर्मी व्यक्ति से बात कर रहा था, जिसकी अपनी एक गहरी साहित्यिक समझ है, जिसका अपना एक बेहतर मन है, जो खुद मेरी तरह चाहता है कि समाज में कुछ अच्छा परिवर्तन हो, कुछ अच्छा लिखा पढ़ा जाए। इसलिए एक समान धर्मी, समान सोच वाले व्यक्ति से बात करके मुझे सच कहूं कि बहुत आनंद आया। हालांकि मैं इन सारी चीजों से आजकल बचता हूं कि कोई वेबिनार हो रहा है, उसमें मेरा समय काफी जाया होता है, उस बीच में कुछ अच्छा लिख पढ़ सकता था। लेकिन आज सचमुच कहूं कि आपसे बात करके मुझे इसलिए खुशी हुई कि आप भी खुद एक बेहतर सोच वाले इंसान हैं, जिसके पास एक अच्छा मन है, जो कुछ है साहित्य के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से देश में और समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है। आज सिर्फ एक लेखक प्रकाशक नहीं है, आप भी मेरी तरह से समाज में जा करके कुछ लोक मंगल का काम, लोक परमार्थ का काम करना चाहते हैं। इसलिए आज सच कहूं कि मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और मैं आपको भी शुभकामना देता हूं कि आप निरंतर यशस्वी बने रहें। आप निरंतर सृजन कर रहे हैं, प्रकाशन भी कर रहे हैं और समाज में आपकी अपनी एक बेहतर स्थिति भी है। तो मैं आपको भी शुभकामना दूंगा कि दिवाली आने वाली है, कि आपका दिल इसी तरह से उदार बना रहे। हमें तो सर शुभकामनाएं तो और चीजें तो चाहिए, असली चीज आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहे तो हमारा योगदान चलता रहे। नहीं, तो आपको मार्गदर्शन जैसा शब्द तो आपके लिए उचित नहीं है। हम आपको सिर्फ शुभकामना दे सकते हैं कि आप परिपक्व व्यक्ति हैं। आप अपने मार्ग का, जैसे महावीर स्वामी ने कहा कि अप दीपो भाव, हमें अपना दीपक खुद बनना है, हमें खुद अपने भीतर नीर शिर विवेक को विकसित करना है। तो आप ये सारी चीजें हैं, इसलिए हम आपको मार्गदर्शन आपका नहीं कर सकते, हम आपको शुभकामना दे सकते हैं कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता इसी तरह से अच्छा बना रहे और आप लंबी दूरी तय करें प्रकाशन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में। जी, तो इसी के साथ हम बहुत बहुत आभार के शब्द क्या कहें हम आपको। आपने हमारा बहुत अच्छा जो है ना साक्षात्कार रहा। नहीं, बहुत अच्छा रहा। ऐसी बातें समय समय पर कभी होती भी रहें, जो होते रहेंगे, बीच में संवाद होता रहे। और भाई सबसे अच्छी बात है कि आपके सवाल भी इतने अच्छे थे हैं, जिसने मेरे मन की बहुत सारी गांठें खोल दी। मेरी बहुत सारी चीजें मैंने शायद इसके पहले कहीं नहीं कही होंगी, जो आज इस मंच से मैंने, चूंकि बेबाक प्रश्न हो रहे थे तो बेबाक उत्तर भी निकल रहे थे। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। ऐसे ही स्नेह बना रहे आपका मुझ पर। नहीं, हमेशा आप सब लोगों के साथ से हम आगे बढ़े हैं। जी, हम ये साथ कभी छूटे ना वाली बात होनी चाहिए। बस यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि साथ को तोड़ने वाले लोग समाज में बहुत मौजूद रहते हैं, जोड़ने वाले कम हैं।